विद्यार्थियों नमस्कार। आज हम आपके लिए महत्वपूर्ण और आपकी आगामी परीक्षाओं को देखते हुए हमने एक महत्वपूर्ण टॉपिक लिया है, पदार्थ की संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ मैटर। पदार्थ क्या होता है, पदार्थ की कितनी अवस्थाएं होती है, उन अवस्थाओं की क्या विशेषताएं होती हैं, ये हम आपको आज हमारे टॉपिक में बताएंगे। प्यारे विद्यार्थियों, हम हमारे आसपास के वातावरण में कई चीज़ें देखते हैं, कई ध्रुवीय पदार्थ देखते हैं। जो पदार्थ हम देखते हैं उन्हीं को हम ध्रुवीय या पदार्थ के रूप में प्रस्तुत करते हैं। जो वस्तुएं हम देखते हैं, जैसे हम देखते हैं जल, पत्थर, और जिस किसी को हम महसूस करते हैं, जिसका हमें एहसास होता है, हवा, इन सबको हम क्या कहते हैं, पदार्थ कहते हैं। तो मैं आपको एक डेफिनेशन यानी परिभाषा के रूप में बताना चाहता हूं कि वे जो हमारे आसपास के वातावरण में जिन्हें हम महसूस कर सकते हैं, जिन्हें हम स्पर्श कर सकते हैं, जिन्हें हम देख सकते हैं, वो हमारे सारे के सारे ध्रुवीय या पदार्थ कहलाते हैं। जैसे ये मेरे हाथ में पेन है, ये भी क्या है, ध्रुवीय या पदार्थ है। पुस्तक है तुम्हारी, तुम्हारा बैग है, तुम्हारे गिलास है, तुम्हारे खाने पीने के बर्तन हैं, तुम्हारे खाने पीने की सामग्री है, वो सारी चीजें सभी क्या कहलाती है, पदार्थ यानी मैटर कहलाती है, जिसे हम ध्रुवीय भी कहते हैं। आया समझ में। और एक महत्वपूर्ण बात, पदार्थ या ध्रुवीय क्या होता है, जो स्थान घेरता है, जिसका द्रव्यमान होता है। इन बातों को ध्यान रखते हुए मैं अब आपको एक परिभाषा लिखवा रहा हूं, आप मेरे पीछे पीछे भी लिखिए। लिखिए आप, पदार्थ यानी जिसे हम क्या कह सकते हैं, द्रव्य भी कह सकते हैं। आप इस शब्द को दोनों को एक ही मानना, जिसे ध्रुवीय या पदार्थ, इंग्लिश में मैटर कहते हैं इनको। लिखिए आप भी, देखो ध्रुवीय पदार्थ किसे कहते हैं, मेरे पीछे पीछे आप भी लिखिए। लिखिए आप आराम से और समझिए। क्या आप लिखिए, प्रत्येक वस्तु जो स्थान घेरती हो। लिखिए आप भी, लिखिए आराम से मेरे पीछे पीछे। जिसमें द्रव्यमान हो, जिसमें द्रव्यमान हो, जिनको हम, हमारी कितनी 5 ज्ञानेंद्रियां होती हैं, जिनको हम ज्ञानेंद्रियों द्वारा महसूस कर सकते हैं। ऐसे 5 ज्ञानेंद्रिय, आंख, नाक, कान, जीभ और त्वचा, इनके द्वारा महसूस कर सकते हैं, वह पदार्थ या द्रव्य कहलाता है। वह पदार्थ या द्रव्य, ऐसे ब्रैकेट लिख दो, पदार्थ या द्रव्य कहलाता है। अब आपको पूछा जा सकता है कि पदार्थ और द्रव्य की क्या विशेषता होती है, कि पदार्थ स्थान घेरता है, पदार्थ में द्रव्यमान होता है, पदार्थ को हम हमारी 5 ज्ञानेंद्रिय, आंख, नाक, कान, जीभ और त्वचा से महसूस कर सकते हैं, उनको हम क्या कहते हैं, पदार्थ कहते हैं। ये इनकी महत्वपूर्ण विशेषता। अब महत्वपूर्ण बात, पदार्थ स्थान घेरता है। जैसे मैं आपके सामने ये गिलास रख रहा हूं, ये गिलास है, ठीक है, ये गिलास ये इस जगह पे है, ये किताब है, पुस्तक है, ठीक है ना, ये इसलिए पुस्तक है, तो ये भी क्या कहते हैं, स्थान घेरते हैं। सबसे पहले लिखिए आप, अब मैं आपको महत्वपूर्ण बात बता रहा हूं, पदार्थ के गुणधर्म यानी क्या, इसकी क्या विशेषताएं होती है, इसके क्या होते हैं। और एक बात महत्वपूर्ण बात, द्रव्यमान, जिस वस्तु का, ध्यान रखो आप, जिस वस्तु, कोई भी वस्तु या पदार्थ, उसको पदार्थ कहते हैं, जिसका अधिक द्रव्यमान होगा। किसी भी वस्तु जिसका अधिक द्रव्यमान होगा, उसका भार भी अधिक होगा। जैसे पुस्तक का द्रव्यमान पत्थर के द्रव्यमान से कम है, तो पुस्तक हल्की होगी, और पत्थर का द्रव्यमान ज्यादा है तो क्या होगा, उसका भार ज्यादा, तो उसका द्रव्यमान भी ज्यादा होगा। जैसे ये पुस्तक है, अब और ये ले रहा हूं पत्थर, ठीक है ना, ये पत्थर ले रहे हैं आपके सामने, ये पत्थर पड़ा है, तो अब बताना चाहता हूं ये भारी कौन होगा, कौन भारी होगा, पत्थर। क्यों, कि इसका द्रव्यमान भी ज्यादा है। ये ध्यान रखने की बात है। आपको पूछा जा सकता है, पुस्तक और पत्थर में किसका द्रव्यमान ज्यादा होता है, क्योंकि पत्थर का भार ज्यादा है तो इसका द्रव्यमान भी ज्यादा है। जो वस्तु भारी होगी उसका द्रव्यमान भी ज्यादा होगा। ये बात आपको महत्वपूर्ण ध्यान रखनी है। अब मैं आपको बताना चाहता हूं, ये बता दिया मैंने कि क्या होता है, कि प्रत्येक पदार्थ या द्रव्यमान क्या होता है, स्थान घेरता है, स्थान घेरता, बता दिया मैंने। अब दूसरा,
प्रत्येक पदार्थ या द्रव्यमान के मध्य रिक्त स्थान होता है, मध्य रिक्त स्थान होता है। इसको हम कैसे प्रूव कर सकते हैं? आप एक मिट्टी का ढेला लीजिए, मिट्टी का ढेला लेकर के उसको गिलास के अंदर डालिए, तो जैसे ही डालेंगे तो इस पानी डाल के, अब जैसे मिट्टी के ढेले को डालेंगे तो इसमें से बुलबुले निकलेंगे, यानी जो रिक्त स्थान है उसके अंदर वायु रहती है। आपको महत्वपूर्ण बात, प्रत्येक पदार्थ होता है उसके अंदर रिक्त स्थान होता है। अब मैं बताना चाहता हूं आगे, ध्रुव या पदार्थ के कण क्या होता है? गतिशील होते हैं। कण क्या होता है? लिखा, कण गतिशील होते हैं। कोई भी ध्रुवीय पदार्थ उसके कण गतिशील होते हैं। जैसे हम एक गिलास लेते हैं, उसके अंदर पानी डाल के, मान लो रंग डाला हमने लाल, तो धीरे 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 पानी पूरा लाल रंग का हो जाएगा। यानी जो रंग के कण हैं, किसके रंग के कण हैं, वो धीरे धीरे गतिशील होते हैं। आ रहा समझ में? अब मैं बताना चाहता हूं, द्रव्य के कण होते हैं, एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। क्या करते हैं? आकर्षित करते हैं। ध्यान रखना आपको। तो आकर्षित कैसे करते हैं? जिससे आपको बताना चाहता हूं, जो छोटे छोटे कण होते हैं, छोटे छोटे कण मिलकर के एक बड़ा, क्या जैसे पत्थर के छोटे छोटे कण मिलकर के एक बड़ा पत्थर बनता है, तो इसके अंदर भी छोटे छोटे अणु परमाणु मिलकर के एक वस्तु का निर्माण करते हैं। अब मैं बताना चाहता हूं, ये आपको बता दिया द्रव्य पदार्थ किसे कहते हैं, या गुणधर्म, इसको गुणधर्म भी बोल सकते हैं, या विशेषताएं बोल सकते हैं, इसकी क्वालिटीज बोल सकते हैं कि पदार्थ स्थान घेरता है, पदार्थ के मध्य रिक्त स्थान होता है, पदार्थ के कण गतिशील होते हैं, पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। अब महत्वपूर्ण बात अगली है कि पदार्थ या द्रव्य के प्रकार, ये दो प्रकार का होता है, शुद्ध और अशुद्ध। जो हमेशा प्योर और इम्प्योर बोलते हैं इनको, जो जिसमें एक ही प्रकार के तत्व होते हैं, अर्थात एक ही घटक के अवयव होते हैं। ऐसा जिसमें एक घटक के अवयव होते हैं, एक ही घटक के अवयव, लिख दीजिए आप, एक घटक या अवयव होता है एक ही प्रकार। जैसे हम ले सकते हैं लोहा, तो इसमें आयरन यानी Fe फेरस, जिसे लोहे है, सोना में सोना ही है, चांदी, इस प्रकार जो मैं बता रहा हूं, ये एक घटक से है, जो ये शुद्ध कहलाते हैं पदार्थ, शुद्ध पदार्थ कहलाते हैं। अशुद्ध के अंदर वायु में क्या क्या होती है? हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, अमोनिया, इस तरीके से जो भी खूब सारी गैसों का मिश्रण होता है, वो वायु के अंतर्गत आता है। तो इसमें क्या कहेंगे हम? अशुद्ध कहेंगे। किसका अशुद्ध? पदार्थ के अशुद्ध रूप। इस प्रकार आपके समझ में आ गया होगा कि हम पदार्थ के दो भागों में विभाजित कर सकते हैं इनको। आया समझे? ये आपको आज मैंने समझाया। अब आगे ले रहे हैं आपके लिए पदार्थ की अवस्थाएं। लिख लिए आपने। अब मैं आपको बता रहा हूं महत्वपूर्ण बात कि पदार्थ जो स्थान घेरता है, आया समझे, जो जिसके कण गतिशील होते हैं, आपस में एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, ये बात आपके पदार्थ पर लागू होती है। पदार्थ की दो प्रकार होते हैं, शुद्ध और अशुद्ध। ठीक है। अब मैं आपको बताना चाहता हूं पदार्थ की अवस्थाएं, स्टेजेस, किसकी? पदार्थ की कौन कौन सी अवस्थाएं होती हैं, ये बात आपको महत्वपूर्ण बताना चाहता हूं। जब हम आपके लिए एक महत्वपूर्ण बात यह है कि आपके सामने तीन वस्तुएं रख रहा हूं मैं, देखना। एक मैंने रखा पत्थर, पानी और हवा भरा गुब्बारा, जिससे हवा आपको दिखती नहीं। अब देखो तो क्या करेंगे, ये पदार्थ की तीन अवस्थाएं हैं। तो पत्थर, पानी और हवा से भरा गुब्बारा, इन तीनों की स्थिति देख करके आपको बताना चाहता हूं इन तीनों उदाहरणों के माध्यम से कि पदार्थ की तीन अवस्थाएं होती है। तो पदार्थ की तीन अवस्थाएं कौन कौन सी है? पत्थर, जिसे हम क्या कहते हैं? ठोस, सॉलिड। आया समझे? पानी की अवस्था द्रव, लिक्विड, और हवा की अवस्था गैस। ऐसा इस प्रकार आपको बताना चाहता हूं पदार्थ जो द्रव्य होता है उसकी तीन अवस्थाएं होती है, ठोस अवस्था, द्रव अवस्था और गैस अवस्था। अब मैं बताना चाहता हूं कि इनकी जो भौतिक है अवस्था, ठीक है ना, इसकी जो भौतिक अवस्था है, उसके बाद जो सॉलिड, लिक्विड और गैस, इन अवस्थाओं के आधार पे मैं आपको महत्वपूर्ण बात बताना चाहता हूं कि ठोस में उदाहरण बता सकते हैं आप, पत्थर जो पानी को ध्रुव में और हवा को गैस में।
अब एक महत्वपूर्ण उदाहरण बताना चाहता हूं। देखो, पानी से ही 3 उदाहरण बन सकते हैं। देखना आप, पानी को जब हम बर्फ के रूप में देखते हैं, जो किस में आ जाता है, ठोस के रूप में। पानी को जब हम गर्म करते हैं तो पानी बन जाता है, बर्फ को वापस गर्म करते हैं तो किस में आ जाता है, द्रव में। और इसको ज्यादा गर्म करते हैं और वाष्प में बदल जाता है, वो क्या बन जाता है, गैस के अंदर। ये आपको पानी से ही 3 उदाहरण मैंने समझा दिए। बर्फ आपने देखा होगा सॉलिड होता है यानी ठोस होता है, तो बर्फ उसको हम ठोस के रूप में लेते हैं। जब आप इस बर्फ को पिघला के गर्म किया जाता है तो पानी के रूप में आ जाता है, उसको हम द्रव की संख्या देते हैं। और जब पानी को ज्यादा गर्म करके उबाला जाता है तो उबलने के समय जब किसी बर्तन से ऊपर भाप के रूप में, जिसे भाप या वाष्प कहते हैं, भाप कहते हैं, समझो वाष्प, इसका सही वैज्ञानिक नाम है, विज्ञान का नाम वाष्प। तो वो वाष्प जो निकलती है वो गैस रूप में आपको उसको देख सकते हैं। इस प्रकार आपको समझ में आ जाना चाहिए। यानी आइस, वाटर और स्टीम। आइस सॉलिड, वाटर लिक्विड और स्टीम है जो गैस के रूप में आप इनका उदाहरण प्रस्तुत कर सकते हैं। अब मैं बताना चाहता हूं, ये पदार्थ की मूल अवस्थाएं हैं 3, लेकिन आज वर्तमान समय में विज्ञान की प्रगति को देखते हुए वैज्ञानिकों ने खोज की और पदार्थ की 5 अवस्थाएं बता दी है। प्यारे विद्यार्थियों, ये बात आपको महत्वपूर्ण जानकारी रखनी है। 3 तो ये थी, 2 महत्वपूर्ण और है, वो आप भी नोट कर लीजिए, आज परीक्षा पूछा जा सकता है। पदार्थ की वर्तमान दृष्टि से अवस्थाएं 5 हैं, ठोस, द्रव, गैस, ये तो हम पढ़ता है। और आ रही है प्लाज्मा और बोस आइंस्टाइन। प्लाज्मा को भी पदार्थ की एक अवस्था का रूप दिया गया है और उसके अंदर आता है, आगे आता है बोस आइंस्टाइन कंडक्ट, बीईसी। लिखिए आप, बोस आइंस्टाइन कंडक्ट यानी बीईसी। ये भी एक पदार्थ की 5 अवस्था है। ऐसा समझे, बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट, ये आइंस्टाइन का, तो बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। बीईसी का पूरा नाम पूछा जा सकता है। बीईसी का पूरा नाम है बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। ऐसा इस प्रकार पदार्थ की 5 अवस्थाएं होती है प्यारे विद्यार्थियों, ठोस, द्रव, गैस, प्लाज्मा और बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट, बीईसी। ये आपको मैंने आज बताई है हमारे अपने YouTube चैनल सैर हैप्पीनेस संस्कृत एजुकेशन पर। तो आपसे निवेदन है कि इन वीडियोज को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक पहुंचाइए ताकि वो समझ सके कि पदार्थ क्या है, पदार्थ की क्या संरचना होती है, पदार्थ किसे कहा जा सकता है, पदार्थ की क्या क्या विशेषताएं होती है और पदार्थ के कितने प्रकार होते हैं, शुद्ध और अशुद्ध, प्योर और इम्प्योर। फिर उसके बाद आते हैं पदार्थ की अवस्थाएं, द्रव्य की अवस्थाएं 5 हैं, ठोस, द्रव, गैस, प्लाज्मा और बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। अब मैं आपको बताना चाहता हूं आगे कि इन सब की अलग अलग क्या विशेषताएं होती है। यानी ठोस की क्या विशेषता होती है, द्रव की, गैस की, प्लाज्मा और बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट की। ठीक है, तो अब आपके लिए आगे मैं बता रहा हूं, लिखिए आप मेरे पीछे पीछे। ये बताना चाहता हूं ठोस, ये लिख लिया आपने, चलो अब आपके लिए बता रहा हूं कि हम किस प्रकार पदार्थ की संरचना के माध्यम से आपको बताएं। ठोस, ठोस को सॉलिड और उदाहरण लिख लीजिए आप, देखो, पत्थर, पुस्तक, रेत, लकड़ी, लोहा, सोना। ऐसे ये आपको उदाहरण समझा रहा हूं ताकि आप उसकी आकृति देख करके, उसकी गुण देख करके आप पता लगा सकते हैं कि ये ठोस है। पत्थर, पुस्तक, रेत, लकड़ी, लोहा, सोना, ये जो चीजें मैंने बताई आपको वो ठोस से संबंधित है। अब ठोस की महत्वपूर्ण आप विशेषता लिख लीजिए। और यानी मैं बताना चाहता हूं, जो भी आपके बस्ते में कॉपी, पेन, पेंसिल, रबर, शॉर्पनर, कंप्यूटर, ज्योमेट्री बॉक्स, बैग, शूज, ये सारे किस में आते हैं, ठोस में आते हैं। ठीक है, अब ठोस की विशेषता लिख लीजिए आप। यानी ठोस के गुणधर्म या विशेषताएं पूछा जा सकता है कि ठोस के क्या गुणधर्म यानी विशेषताएं, क्वालिटीज कह सकते हैं आपको, क्या क्या विशेषताएं होती है। ध्यान रखो आप, ठोस किसको कहा जा सकता है। देखो, नंबर 1, ठोस का आकार निश्चित होता है। यानी किसी भी वस्तु को हम
जिस आकार में ढाल देते हैं वो उसी रूप में, जैसे ये पेन हमने पेन बना देते इसी रूप में रहेगा, तो ये ठोस का आकार निश्चित होता है। पहली बात ध्यान रखना आप, ठोस का आकार हमेशा निश्चित होता है। अब दूसरी बात है, ठोस का आयतन भी निश्चित होता है। ठोस का आयतन निश्चित होता है, ठोस का आकार भी निश्चित होता है और आयतन भी निश्चित होता है। आप ये विशेषताएं लिख लीजिए। आगे बताना चाहता हूं, ठोस का घनत्व अधिक होता है, ध्यान रखना, ठोस का घनत्व अधिक होता है। ध्यान, आकार निश्चित, आयतन निश्चित, घनत्व सबसे अधिक होता है। लेकिन ठोस का जो संपीड्यता का नियम है, संपीड्यता की विशेषता बहुत कम होती है, नगण्य होती है। ठोस की संपीड्यता नगण्य होती है, बहुत कम होती है। ठीक, ये आपको ध्यान रखना है। और आगे बताना चाहता हूं, ठोस के मध्य जो ठोस के कण होते हैं, ठोस पदार्थ के कण के मध्य जो आकर्षण या संसर्जन बल होता है बहुत ही सबसे अधिक होता है। ध्यान रखना आपको, अंतराणु आकर्षण बल होता है बहुत ही अधिक होता है। लिखिए, ठोस में अंतराणु बल उच्च होता है, ताकि वो एक वस्तु, जैसे लोहा है तो लोहे के अंदर छोटे छोटे कण होते हैं, स्ट्रॉन्गनेस, अंतराणु बल बहुत अधिक होने के कारण वो आगे बहुत मुश्किल से टूटती है। अब बताना चाहता हूं, ठोस में विसरण, विसरण यानी फैलना, वो बहुत कम होता है। ठोस का विसरण कम होता है, यह विशेषता मैंने आपको बताई। तो यह आपको महत्वपूर्ण बात ध्यान रखनी है कि ठोस का आकार निश्चित होता है, ठोस का आयतन निश्चित होता है, ठोस का घनत्व सर्वाधिक होता है, ठोस की संपीड़ितता सबसे कम होती है, अंतराणु बल उच्च होता है और विसरण कम होता है। यह आपको मैंने बताई थी ठोस के बारे में। अब मैं बताना चाहता हूं दूसरा आपके लिए, ठोस के बाद आता है द्रव, लिक्विड। लिक्विड में आप देखिए, तेल, दूध, केरोसिन, पेट्रोल, डीजल और पानी। अब देख लिया आपने, तेल, दूध, केरोसिन, पेट्रोल, डीजल, पानी, क्या इनकी विशेषता है? यानी ये द्रव अवस्था में होते हैं। पानी की अवस्था कैसी है? आपको पत्थर, पुस्तक, रेत और पानी की सिचुएशन को देख के, उनकी स्थिति को देख के पता लगा सकते हैं कि जो पत्थर, पुस्तक, रेत, लकड़ी, लोहा है, ये ठोस में आते हैं। दूध, तेल, केरोसिन, पेट्रोल, डीजल, पानी किस में आते हैं? द्रव में आते हैं। तो क्या कहते हैं, पत्थर, पुस्तक का आकार निश्चित होता है, लेकिन पानी का आकार किसी बर्तन या पात्र में जिसमें डालेंगे उसके पात्र के आकार के अनुसार स्वयं का आकार बना लेंगे। आया समझे? ये आपको बताना चाहता हूं कि द्रव का प्रवाह होता है, यानी वो बहता है, जिस किसी पात्र में उसको डाला जाता है उसी के अनुसार उसका आकार हो जाए। जैसे ये गिलास पड़ी है, ये टब पड़ा है, टब के अंदर पानी डाला ऐसा हो गया, गिलास के अंदर डाला ऐसा हो गया। इस प्रकार जिस आकार के अंदर उसका द्रव का आकार किसी पात्र के अनुसार बदलता रहता है। आया समझे? तो सबसे पहले महत्वपूर्ण बात, ठोस, द्रव, गैस में अंतर भी पूछा जा सकता है। आकार में ठोस का आकार निश्चित और लिखे द्रव का आकार अनिश्चित। आकार कैसा होता है? अनिश्चित होता है, ध्यान रखना। दूसरा ये बता रहा हूं, इसका आयतन निश्चित होता है, ध्यान रखना, इसका आयतन निश्चित होता है। द्रव का आयतन निश्चित होता है, आकार अनिश्चित होता है। और अब मैं बताना चाहता हूं घनत्व। इसका घनत्व गैस से अधिक परंतु ठोस से कम होता है। ध्यान रखना, द्रव है बीच में, यानी ठोस से तो कम और गैस से ज्यादा। तो गैस से अधिक परंतु ठोस से कम होता है। कौन होता है कम? द्रव। किसमें? घनत्व के मामले में। ठीक है। अब मैं बताना चाहता हूं द्रव की संपीड़ितता भी कम होती है। द्रव की संपीड़ितता कम होती है, लेकिन गैस से कम और ठोस से अधिक होती है।
ये बात भी आपको ध्यान रखना। और अंतराणु द्रव में अंतराणु बल क्या पाया जाता है? उसमें देखो ठोस में उच्च होता है, लेकिन इसमें अंतराणु बल यानी जो अंतराणु आकर्षण बल है, अंतराणु आकर्षण बल लिख दो, आकर्षण बल कम होता है, बल कम पाया जाता है। जैसे पत्थर है, इसको हम रखेंगे तो ये रह जाएगा, लेकिन पानी को जैसे डालेंगे तो वो आगे बढ़ जाएगा, यानी उसका अंतराणु बल है वो, उसका आकर्षण बल बहुत कम होता है। आगे देखिए आप विसरण, छठा है इसका विसरण है ठोस से अधिक, ठोस से लिखिए आप, ठोस से अधिक परंतु गैस से कम होता है। आगे समझे, ये विशेषता मैंने आपको द्रव की बताई है। द्रव है, द्रव का आकार अनिश्चित होता है, आयतन निश्चित होता है, घनत्व गैस से अधिक परंतु ठोस से कम, संपीड्यता ठोस से अधिक परंतु गैस से कम, ठोस का अंतराणु आकर्षण बल सबसे अधिक होता है, लेकिन जो द्रव है इसका अंतराणु बल ठोस से कम लेकिन गैस से अधिक होता है। विसरण, द्रव का विसरण ठोस से अधिक और गैस से कम होता है। ये जो बीच में है, ये द्रव दोनों के बीच में आता है, ठोस और गैस के बीच में। जो ठोस की ज्यादा विशेषता होती है वो इसकी मध्यम होती है, लेकिन गैस से अधिक होती है। ठोस में कम होती है, इसमें अधिक होती है, लेकिन गैस से कम होती है। ये मैंने आपको महत्वपूर्ण बातें आपको अभी समझाइए, ठीक है, ये आप लिख लीजिए। अब तीसरा ले रहे हैं हम आपके लिए, इसी से रिलेटेड है। ठोस का बता दिया, द्रव का बता दिया, अब ले रहे हैं आपके लिए गैस। क्या है गैस की विशेषताएं, ये लिख लीजिए आप। गैस के अंतर्गत मैं आपको बताना चाहता हूं, आप एग्जाम्पल के रूप में लिखिए। गैस के लिए हवा में जो आप वातावरण में देखते हैं, पेड़ पौधे की पत्तियां हिलती है, जब आप पतंग उड़ाते हैं तो पतंग उड़ के आसमान में चली जाती है। गुब्बारे को मुंह से आप हवा से भरते हैं, टायर होते हैं उसके अंदर, आप किस में भरते हो? हवा से भरते हो। तो ये जो हवा है, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, आया समझे, तो ये सब क्या कहलाती है? गैस। गैस के अंदर आप हाइड्रोजन, नाइट्रोजन यानी H2, N2, और जब हम श्वसन में जो गैस लेते हैं उसको ऑक्सीजन, और जब श्वसन के बाहर हम जो गैस छोड़ते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड, जिसे ये जो गैस छोड़ी है कार्बन डाइऑक्साइड CO2, और जिसे हम क्या कह सकते हैं? हवा के नाम से भी इनको जानते हैं। ये गैसेज के आपके महत्वपूर्ण उदाहरण हैं, इनसे संबंधित मैं आपको अब बताना चाहता हूं। ऐसे समझे, जो हवा में हमारे वातावरण के आसपास के वातावरण के अंदर बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। अब इनकी विशेषताएं देखना। ये सबसे पहले इसका आकार, इसका आकार भी क्या होता है? अनिश्चित होता है, लेकिन पात्र के अनुसार ये भी ढुल जाते हैं। जैसे आकार अनिश्चित, जैसे हम टायर में हवा भरेंगे तो टायर के आकार का गैस हो जाएगा, गुब्बारे में भरेंगे तो गुब्बारे का, जैसे टायर है इसके अंदर हवा इस आकार की हो जाएगी और गुब्बारे में भरे इस आकार की है हो जाएगी। गैस की विशेषता पहले है, गैस का आकार अनिश्चित होता है, ध्यान रखना आपका। दूसरा है इसका द्रव्यमान भी अनिश्चित होता है, सॉरी आयतन लिखो, गैस का आयतन अनिश्चित होता है। ये भी पात्र के अनुसार आए, समझे, इसका आकार हो सकता है, आयतन ले सकती है। और घनत्व, गैस का घनत्व सबसे कम होता है, गैस का घनत्व सबसे कम होता है, यानी सबसे अधिक किसका होता है? तो पता है आपको, ठोस का सबसे अधिक, फिर उससे कम द्रव का, और सबसे कम गैस का होता है। अब बताना चाहता हूं संपीड्यता, गैस की संपीड्यता सर्वाधिक होती है, तो गैस से कम द्रव में और सबसे कम ठोस के अंदर संपीड्यता होती है। अब अंतराणु आकर्षण बल नगण्य होता है, गैस के अंतराणु आकर्षण बल नगण्य होता है। जो गैस पदार्थ है, गैसीय पदार्थ, गैसीय द्रव्य, अंतराणु आकर्षण बल बहुत ही
क्या होता है, नगण्य निम्न होता है, सर्वाधिक अंतरण आकर्षण बल ठोस में, उससे कम द्रव में और सबसे कम गैस में होता है। आयतन और अंतिम है विसरण। सर्वाधिक विसरण किसमें पाया जाता है, गैसों में। गैस में सर्वाधिक विसरण पाया जाता है, यानी हवा में फैलना। जैसे मैं बताना चाहता हूं, हम यहाँ पे एक लोहा रखते हैं तो महसूस करेंगे तब पता होगा, पानी बहाते हैं तो महसूस करेंगे तब पता होगा, देखेंगे तब पानी। लेकिन कहीं से दूर से भी इस हवा के अंदर हम इत्र छोड़ देते हैं तो ये खुशबू अपने आप अपने पास विसरण के माध्यम से क्या जाएगी, इत्र है जो आपको समझ में आना चाहिए, हवा में इत्र है, हवा के अंदर छोड़ देते हैं तो ये क्या विसरण इसमें सबसे ज्यादा आसपास में। जैसे अगरबत्ती का धुआं पूरे घर में फैल जाता है तो किसी कारण फैलता है, हवा में अगरबत्ती के अणु घुल जाते हैं तो विसरण के माध्यम से हमारे तक पहुंचते हैं। तो ये मैंने आपको बताया कि ठोस, द्रव और गैस के अंदर, ठीक है ना। अब गैस के कणों के मध्य बहुत दूरी पाई जाती है, इसलिए अधिक दाब के बिना हम समीप ला सकते हैं, जिसे द्रवित किया जा सकता है। और जैसे सीएनजी, एलपीजी, हाँ सीएनजी हाइड्रोजन क्या होता है, संपीड़ित प्राकृतिक गैस, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। एलपीजी लिक्विड पेट्रोलियम गैस, ये सब आपके गैस रूप में आते हैं। अब आगे बताना चाहता हूं आपको, जो प्लाज्मा है, प्लाज्मा क्या होता है, इससे रिलेटेड वीडियो भी हमने हमारे यूट्यूब चैनल शहर हैप्पीनेस संस्कृत एजुकेशन पे बताया है कि जो कोशिका के अंदर एक पदार्थ पाया जाता है, द्रव्य पदार्थ, उसको हम प्लाज्मा की श्रेणी में ले सकते हैं। और उसके बाद में एक आया था बीईसी, बोसोन आइंस्टाइन कंडेंसन। तो बोसोन आइंस्टाइन कंडेंसन के लिए भी आपको बताना चाहता हूं, इसके लिए हमारे भारतीय वैज्ञानिकों ने सबसे पहले ये बताई थी कि कौन थे, भारत के प्रसिद्ध वैज्ञानिक सत्येंद्र नाथ बोस ने बताया था कि एक कण होता है पदार्थ की 5 अवस्था, जो वायु के घनत्व में 1,00,000 भाग में भी कम करने तो गैस से कम तापमान पर ठंडा करने में बीएसी तैयार होता है। जिसे सल्फोनेमाइड अणु के आंतरिक संरचना में ऐसा रसायन बनाया जो आंख की आई ड्रॉप के रूप में काम आता है। ये मैंने आपको महत्वपूर्ण 5 अवस्थाओं के बारे में बताया। प्लाज्मा लिख लीजिए, प्लाज्मा जो थे कोशिका में पाया जाता है, कोशिका का एक द्रव्य है। और बीईसी, बॉश, बताइए क्या है, बॉस आइंस्टाइन कंडेंसन, जो मैं बताया था आई ड्रॉप के माध्यम से, आई ड्रॉप के सत्येंद्र नाथ बोस ने इसकी खोज की थी। इसके बारे में इन्होंने बताया था कि अच्छा देश, इससे लोग भाषा को नहीं जानते लेकिन मान ने लोरियां सुनाई, भाषा विदेशियों ने फटकार लगे। एस एन बोस का राज्यसभा में भी सदस्य रहे थे। आया समझे। इन्होंने भी आपको अणुगतिक सिद्धांत के बारे में भी बताया था, ठीक है। तो जो बोसोन सारे कण थे उन्होंने 2 भागों में बताया था, बोसोन और फर्मियन। तो बोसोन कण की जो खोज आपको पूछा जा सकता है कि बोसोन क्या है, फोटोन, फाइजिन, अल्फा कण ग्रेविटी आदि कणों के चक्रण से क्वांटम पूर्णांकों के यानी 0, 1, 2, 3 होते इस प्रकार नाम को बोसोन कहा जाता है, जो पदार्थ की 5वीं अवस्था है। प्यारे विद्यार्थियों, हमने आज हमारे अपने यूट्यूब चैनल शहर हैप्पीनेस संस्कृत एजुकेशन पर आपको पदार्थ की अवस्थाएं, पदार्थ का क्या अर्थ हैं, पदार्थ के कितने प्रकार होते हैं और पदार्थ की अवस्थाएं कौन कौन सी होती हैं और उन अवस्थाओं की क्या विशेषताएं होती हैं, कौन सी वस्तु को हम किस अवस्था में रखते हैं। जैसे पानी है, इसको ध्रुव में क्यों रखते हैं, इन विशेषताएं क्या क्या होती हैं। गैसेज हवाएं होती हैं, उनको गैस में क्यों रखते हैं। पत्थर, किताब, पेन, पेंसिल, रबड़, इनको ठोस में क्यों रखते हैं। उनकी जो विशेषताएं होती हैं उनके आधार, उन गुणधर्म के आधार पर, उनके गुणों के आधार पर उनका हमने वर्गीकरण किया है। तो एक निवेदन, इन वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक पहुँचाइए। आप भी पढ़िए और पढ़िए। नमस्कार।